विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन अगर हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार 4 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो आयोग क्वेश्चन पेपर बनाता है उसमें कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 15 मार्क्स के भी होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग से आप क्या समझते हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा गया है। एक बार इसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और एक बार इसे मेंस में पूछा गया। हेलो कैंडिडेट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य आईएएस। लक्ष्य आईएएस के प्लेटफॉर्म से आप सभी को यूपीपीएससी मेंस के एक सब्जेक्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूपीपीएससी का मेंस जो है वो फिलहाल अभी 2023 के पैटर्न से कुछ परिवर्तन किया गया। अगर परिवर्तन की बात करें हम तो यूपीपीएससी में मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी जीएस के सारे पोर्शन हूबहू है। अगर हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को तो विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को जीएस के तीसरे सेक्टर में या तीसरे पेपर में रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूपीपीएससी में केवल मेंस में ही पूछी जाती है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान को पूछा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन अगर हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार 4 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो आयोग क्वेश्चन पेपर बनाता है उसमें कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 15 मार्क्स के भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर एक छोटे पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनता है और आयोग किस तरह से उसे पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें यूपीपीएससी में मेंस में, तो मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो जर्नलिज्म के फैक्ट पे होते हैं, अर्थात केवल साधारण नॉलेज और करंट अफेयर का उसमें नॉलेज, दो चीजें इंक्लूड करनी होती हैं। यानी बेसिक नॉलेज और जो डायनेमिक नॉलेज है वो दोनों चीजें इंक्लूड करनी होती हैं, जिससे क्वेश्चन आपका तैयार होता है और उसको लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे पहले पूछा जाता है दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में राष्ट्रीय सुरक्षा में और विकास और अनुप्रयोग। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में किस तरह से यूज हो रहा है। आज हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल का, लैपटॉप का, या आपके घरों में भी ढेर सारी चीजों का यूज होता है। वर्तमान समय में तो नहीं, लेकिन भविष्य में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज होगा, जिसके माध्यम से आपका ब्रेन घर की सारी एक्टिविटीज को हैंडल कर सकता है। तो ये एक दैनिक जीवन का रूटीन का जो कार्य है वो होता है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम दैनिक जीवन से संबंधित टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इन सब चीजों से तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग से आप क्या समझते हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा गया है। एक बार इसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और एक बार इसे मेंस में पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी में इसका क्या यूज है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी में इसका क्या यूज है। यूजेस के साथ हम इसका पढ़ेंगे विकास, डेवलपमेंट और इसके एप्लीकेशन। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी में हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा, डिफेंस सुरक्षा, इस तरह की सुरक्षाओं को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साइबर अटैक क्या होते हैं, साइबर सुरक्षा क्या होती है, उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्लान इंप्लीमेंट करती है, उसके लिए सरकारें हमको कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं, इन सभी को भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके पहले हमको थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद वर्तमान समय में चल रही हुई गतिविधियों के बारे में हमें पता होना चाहिए,
तब जाकर हम क्वेश्चन को सही तरीके से लिख पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में हम ढेर सारी तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिलिट्री के द्वारा प्रयोग की जाने वाली रडार तकनीकी, ड्रोन तकनीकी इत्यादि को भी हम यहीं पर पढ़ते हैं। इसके बाद भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। अब भारत ने किस तरह से डेवलप अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, हमारे फेजेस रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फेजेस की अगर बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने फेजेस को स्टार्ट किया था, और उसके उनके ही प्रयोगों से हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते हुए कदमों पे अपनी राह बनाई। एक समय ऐसा था जब भविष्य टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत 1960 या 70 के दशक में टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। तब जाकर के भारतीय सरकार ने और भारत के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा वैज्ञानिकों की मदद से भारत में कई इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ या फिर मेडिकल से संबंधित कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें तो वर्तमान में 50 से भी अधिक राष्ट्रीय मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिन पर लगातार रिसर्च होती है। यहीं पर अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर में हम लोगों ने बढ़त की और एक आईटी सिटी का भी निर्माण किया, जिसे हम बेंगलुरु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नीति। यहाँ पर ढेर सारी पॉलिसीज चलाई जाती हैं, जैसे एक पॉलिसी हाल में ही 2015 में केंद्र सरकार ने चलाई, जिसे बोलते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसके तहत अभी हमारे भारत की आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया और सुपर कंप्यूटर में भारत को नए नए कंप्यूटर्स दिए। इसके साथ उस पर रिसर्च हुई, इनोवेशन हुआ, और इससे भारत की सुपर कंप्यूटर की जो एक प्रौद्योगिकी थी उस पे नए परिवर्तन देखने को मिले। तो इस तरह से हम भारत की नीतियों को भी पढ़ते हैं। समय समय पर भारत ढेर सारी नीतियों को अपने बजट पर लाता है और उन्हें इंप्लीमेंट भी करता है। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो जो हमारे कोर चीजें या कोर टॉपिक है वो यहां से शुरू होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की प्राप्ति, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या डेवलप किया है, आज तक क्या क्या हम लोगों ने डेवलप कर लिया है या फिर हम लोगों ने गेट कर लिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोग से आज हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हमारे पास स्वदेशी मिसाइलें हैं, जैसे कि अग्नि की सीरीज है, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तक बन गई, अर्थात वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी मार कर सकती। एक लंबी दूरी की मारक क्षमता की मिसाइलें बनाई गई, जैसे होमी जहांगीर बाबा और कई अदर साइंटिस्ट हैं जिनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने सब्जेक्ट्स में इनको भी धीमे से या ग्रेजुअली पढ़ेंगे। अगर उसके बात करें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी की स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण मतलब भारत में कौन कौन सी चीजें बनी। होता क्या था कि वर्तमान समय में तो मेड इन इंडिया या भारत के अंदर ढेर सारी चीजें बन रही हैं। पहले हम लोग बाहर से चीजों का आयात करते थे। अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। क्रायोजेनिक इंजन क्या है? एक इंजन है जिसके माध्यम से हम बड़ी दूरी तक सैटेलाइट को पहुंचा सकते हैं। बड़ी दूरी मतलब एक ऑर्बिट होता है जिसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो यहाँ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहां पर सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए एक बड़ी वाहन की जरूरत होती है और उसमें ईंधन की जरूरत होती है। पहले हमारे भारत देश में इसका विकास नहीं था, हालांकि हम लोगों ने बड़े बड़े विकसित देशों से इसके बारे में मांग की और उन्होंने इसे इनकार कर दिया। देर सवेर लेकिन हम लोगों ने अपने ही देश पे
इसको बना लिया, जिसे हम लोग मैक नाम से जानते हैं, जिसमें मैक 3 भारत का सबसे बड़ा वाहन है। इसी तरह से और भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, जैसे आज हम लोग डिफेंस में पढ़ते हैं तेजस। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। पहले हम लड़ाकू विमानों के लिए रूस, फ्रांस आदि पर डिपेंड रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे भारत देश में ही इस तरह के विमान को बनाए जाते हैं। डीआरडीओ में ढेर सारे ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिन्हें बोलते हैं, उन्हें भी बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण के माध्यम से अगर हम बात करें तो रसिया के साथ एक टाई अप हुआ और हम लोगों ने बनाए ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, उसको भी बनाया। वो एक स्वदेशी मिसाइल है जो मैक नंबर 6 तक पहुंच सकती है, यानी उसकी रफ्तार मैक 6 है, अत्याधुनिक रफ्तार है। और ये एडवांस वर्जन इसका बात करें तो 4.5 तक इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। तो ये सारी की सारी क्या है, स्वदेशीकरण का एक उदाहरण है जो हमारे भारत देश में लगातार बनता जा रहा है। ये हुई डिफेंस और स्पेस सेक्टर की बात। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो मेडिकल सेक्टर में भी हम लोगों ने स्वदेशीकरण का एक अच्छा उदाहरण पेश किया 2020 में। हम लोगों ने 2020 में कोरोना की वैक्सीन, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार वैक्सीन बनाई जो स्वदेशी वैक्सीन थी। बल्कि अगर देखा जाए तो उस दौरान विकसित देशों ने भी उतनी ज्यादा मात्रा में और इतनी वैरायटीज की वैक्सीन का निर्माण नहीं किया था। एक रसिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने एक वैक्सीन का निर्माण किया था और भारत ने उस दौरान 2 वैक्सीन का निर्माण कर लिया था। वर्तमान में 4 से 5 वैक्सीन है और अब तो एक वैक्सीन और भी बनाई गई भारत के द्वारा, जो केवल और केवल नाक में डालने से ही कोविड का जो वायरस है या कोविड वायरस है उससे हमको रक्षा मिलती है। इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज में हर समय आ रहा है लिक्विड यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर न्यूज में लगातार आ रहा है लिक्विड यूरिया, तो ये लिक्विड यूरिया भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व में पहला एक ऐसा देश है जो लिक्विड यूरिया का प्रयोग कर रहा है। हालांकि भारत ने लिक्विड नैनो यूरिया को भी बना दिया है। तो ये हमारी स्वदेशी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, ये सामने आई। अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में हम लोगों ने बनाया Cas9 प्रोटीन, शायद आप लोगों ने सुना होगा। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन क्या होता है, जीन को कट करने के लिए एक कैंची होती है जिसमें Cas9 प्रोटीन का यूज किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ये भारत में कानपुर IIT में ही बनाया गया। तो इस तरह की जो प्रौद्योगिकी में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसे हम पढ़ते हैं स्वदेशीकरण के अंतर्गत। भारत की ही यहाँ पर पूछी जाती है, ना कि विदेशों की। अगर विदेश की भारत के साथ कोई एक एग्रीमेंट से बनी हुई तकनीक है तो उसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नई प्रौद्योगिकियों का विकास। अभी जो वर्तमान समय पे नई नई प्रौद्योगिकी चल रही हैं, जिन पर हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बात की थी आपसे अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि को क्या किया, अग्नि को अभी तक 5 भागों में डिवाइड किया, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5। आगामी समय में अग्नि को और भी लंबी मारक क्षमता का बनाया जा रहा है, तो यानी कि उसका विकास किया जा रहा है। तो अग्नि 6 बनाई जा रही है। ब्रह्मोस की बात की, ब्रह्मोस भी बनाई जा रही है। विकास में हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन, मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में जेनो ट्रांसप्लांटेशन को भी यूज में ला रहे हैं, उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी में किसी एनिमल बॉडी के किसी ऑर्गन को इम्प्लांट कर देना, यानी कि मनुष्य के शरीर में किसी जानवर के शरीर के किसी अंग को लगा देना, उसे बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लगातार इस पर ग्रोथ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नई प्रौद्योगिकी में चंद्रयान 3 मिशन हाल में ही चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दक्षिणीय क्षेत्र में चंद्रमा की लैंडिंग किया, जिसका डिग्री था 66 डिग्री लैटिट्यूड। अभी तक इतनी दूर तक किसी भी देश ने नहीं किया, इतनी दुर्गम लैंडिंग आज तक किसी ने नहीं की। हालांकि भारत ने, इसरो ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग की। हाल में ही आदित्य L1 न्यूज में आया। आदित्य L1 क्या है, आदित्य एक सैटेलाइट है L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1,
सूर्य के चारों ओर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। तो L1 पे एक सैटेलाइट को सेंड किया गया जिसे बोलते हैं आदित्य L1। ये सूर्य की बाहरी परत के बारे में अध्ययन करेगी, सूर्य की गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेगी, सूर्य की बनावट के बारे में अध्ययन करेगी, सूर्य के तापमान के बारे में अध्ययन करेगी और वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की दुविधा से हमको सचेत करेगा। तो ये हमारी क्या है, नई प्रौद्योगिकी है। उसके बाद प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण या स्थानांतरण। प्रौद्योगिकियों का स्थानांतरण का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं उनको शेयर भी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे के साथ। उससे क्या होता है कि हमको कई देशों के ज्ञान एक साथ उस टेक्नोलॉजीज में मिलता है और उस टेक्नोलॉजीज को हम उस टेक्नोलॉजी को या उस टेक्नोलॉजीज में कुछ नई चीजों को इम्प्लांट कर पाते हैं। जैसे कि हाल में ही भारत ने क्वाड 2.0 बनाया, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें भारत है, अमेरिका है, इजराइल है और यूएई है। इसका अगर आप उद्देश्य पढ़ें तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की भी बात की गई है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइंस के कुछ क्षेत्रों में आपस में जानकारी साझा करेंगे। जानकारी साझा करने से हमको फायदा क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास जो जानकारी नहीं है जिससे हमारी ग्रोथ हो सकती है वो दूसरा देश हमें आसानी से दे सकता है और इसके माध्यम से दूसरे देश का भी भला होगा। हम इस तरह की ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ करते हैं। इजराइल के साथ हम अधिकांश रडार टेक्नोलॉजीज आदि की बात करते हैं। रसिया के साथ मिलिट्री की कई टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके साथ भी हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। हाल में ही G20 की मीटिंग हुई भारत में जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी आए ऋषि सुनक जी ने भी एक एग्रीमेंट किया जिसमें ब्रिटेन और इंडिया भी अब टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करेगा या शेयर करेगा। उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उनको हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये हम यहां पर पढ़ते हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं देशों के बीच में उनको यहां पर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोहरी और महत्वपूर्ण उपयोग की प्रौद्योगिकी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को हमने बनाया, किसी भी चीज को बनाया तो उसका एक उद्देश्य होता है, कोई ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मोबाइल बनाया गया कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद मोबाइल में और भी चीजें ऐड कर दी गई तो कम्युनिकेशन के अलावा और भी चीजें यूज में आने लगी। इसी तरह की जो ड्यूल चीजें होती हैं, एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर फिजन से नाभिकीय विखंडन से एटम बम का निर्माण करते, परमाणु बम का निर्माण करते हैं, तो परमाणु बम का निर्माण हम दो प्रयोगों में कर सकते हैं। परमाणु बम अगर वॉर कंडीशन हो तो हम यूज में ला सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करनी हो, क्या जनरेट करनी हो, ऊर्जा को जनरेट करना हो, तो भी हम इसको ला सकते हैं। तो अब यहां पर दो तरीके, परमाणु बम बनाया अगर हम उसको ऊर्जा में ला रहे हैं, तो दूसरा हुआ पहला हमने बनाया उसको युद्ध के लिए। तो दोनों अलग अलग तरीके। तो यहां पर क्या हो गई, दोहरी तकनीकी। तो इस तरह की जो तकनीकी जो दो अलग अलग क्षेत्रों में यूज में आती है उनको भी हम यहां पर पढ़ते हैं। चलिए आते हैं अगली स्लाइड में। इस तरह की चीजें हमको पढ़नी है और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे ज्यादा हमको अगर देखना होता है तो करंट के टॉपिक्स को देखना होता है, क्योंकि आयोग हमेशा करंट के टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन पूछता है। वो हमसे देश दुनिया की इंफॉर्मेशन आदि के बारे में पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में पूछता है। हाल में ही यूपीएससी 2023 का मेंस हुआ जिसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 के बारे में बताइए, चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में बताइए, उसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में बताइए। इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया
डायरेक्ट करंट अफेयर का था और अभी पूछ लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज पे है, एआई तकनीकी, जिसमें चैट जीपीटी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूछ लिया गया कि किस माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हेल्थ सेक्टर में प्रयोग में लाई जा सकती है, इसको को पूछा गया। तो इस तरह की चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को यहां पर देखते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यहां पर पहला पढ़ेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना का आदान प्रदान बिना किसी रुकावट, बिना किसी खेद, बिना किसी हस्तक्षेप के करना किस माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से यहां पर पढ़ेंगे। और उसके लिए संचार व्यवस्था, तो यहां पर संचार व्यवस्था के लिए हम पढ़ेंगे यहां पर हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह की सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, हमारा मोबाइल किस तरह से चलता है, किस तरह से हम सूचनाएं भेजते हैं। सूचना एक होता है हम डायरेक्ट वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो इसके क्या तरीके हैं यहां पर पढ़ना होता है। किस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं इन सब चीजों में, उसको पढ़ना होता है। पहले 1G था, फिर 2G हुआ, 3G, 4G, अभी गवर्नमेंट ने 5G भी लॉन्च कर दिया भारत में। आगे वो 2030 तक गवर्नमेंट के प्लान हो रहे हैं कि 2030 तक 6G को भी लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, डेवलपमेंट की चीजें होती हैं, इनको पढ़ा जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं। इसी में अगर हम बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ही अन्य चीजों को पढ़ा जाता है जो वर्तमान समय में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली सैटेलाइट्स, उनको भी पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के तरीके, उनको भी पढ़ेंगे, और इस तरह की किसी भी प्रकार की चीज जो हमारे संचार और सूचना के लिए अनिवार्य है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में हर एक देश स्पेस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले, चाहे वो मिशन हो, बड़े बड़े चंद्रयान हो, मंगलयान हो, या फिर सूर्य से संबंधित मिशन हो, या फिर सोलार सिस्टम का अध्ययन करना हो। इन सभी मिशन को हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम मिशन तो नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम स्पेस से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्पेस में भेजे जाने वाली सैटेलाइट्स आदि के बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स के तरीके होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा PSLV, GSLV, SLV, ASLV, SSLV सैटेलाइट के टाइप है। सैटेलाइट में प्रयोग में आने वाला ईंधन ठोस है, लिक्विड है, या फिर जमा हुआ है, किस तरह से है, क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद सैटेलाइट के तरीके, किस किस जगह पर यूज में आ रही है, कहां कहां पर आ रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आ रही, सैटेलाइट रिसर्च के लिए आ रही, आजकल सैटेलाइट कार्टोग्राफी यानी मानचित्र के लिए आ रही है, गुप्त सैटेलाइट होती है, गुप्त सैटेलाइट के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सैटेलाइट होती है, मैपिंग के लिए होती है। उसके अलावा हम सैटेलाइट का प्रयोग नेविगेशन में भी करते हैं, जैसे आप लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, और जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए की टेक्नोलॉजी है। भारत में इसी तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है जो गगन नाम से जानी जाएगी। तो अभी वो बनाई जा रही है, अभी इस पर प्रयोग जारी है। हालांकि उससे संबंधित सैटेलाइट्स को भेज दिया गया है, वो एक्टिव है, सक्सेसफुल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए बनाई जाने वाली चिप जो मोबाइल में इंस्टॉल की जाएगी, वो अभी तक भारत में नहीं बन पा रही है। जिस दिन वो बन जाएगी तो हम लोग जीपीएस को छोड़ करके अपना नेविगेशन सिस्टम होगा उसको यूज करेंगे। इस तरह की चीजों को हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, गगन हो गया, और भी चीजें इस तरह से संबंधित होती है। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम जो चीजें यूज में लाते हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। अब दूसरा होता है कंप्यूटर के बारे में, अति महत्वपूर्ण। कंप्यूटर, जटिल समस्याओं का समाधान कंप्यूटर है, चाहे वो सब सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो साधारण कंप्यूटर। आजकल के टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड है। अब कंप्यूटर में हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं,
यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें से हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इनके मिशन क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहीं पर पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपने वर्ड सुना होगा, ये कंप्यूटर के अंतर्गत कई प्रकार की चीजें हैं जो हम एक साथ पढ़ेंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ड आपने सुना होगा, इसको भी यहीं पर हम पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन अति रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक साल पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ऊर्जा संसाधन, एनर्जी, अति महत्वपूर्ण टॉपिक। एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, थर्मल हो, विंड हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी। अब एनर्जी में भी रिसर्चेस होती हैं। हम लोगों ने अभी तक एनर्जी के लिए कार्बन का प्रयोग किया। तो कार्बन क्या है कि कार्बन एक प्रकार का एक ऐसा साधन है जिससे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेस में के अंतर्गत आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है, तो खतरनाक है। उसकी जगह हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं। हाइड्रोजन, गाड़ियों में हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, यानी पेट्रोलियम चीजों का यूज करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का कार्बन होता है, उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए। गवर्नमेंट ने ढेर सारी नीतियां निकाली, सब्सिडी भी दे रही है। उसके बाद अभी हाल में ही गडकरी जी ने एक हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस को शुभारंभ किया है। अब वो क्या है, वो बिना कार्बन के है, हाइड्रोजन से चलेगी, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र है वो। यानी कि इस तरह की जो चीजें ऊर्जा से संबंधित हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी ना हो और फायदेमंद भी हो हमारे लिए। हम इसी तरह अगर बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। क्या आपको पता है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट होती है, रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो ढेर सारा धुआं निकलता है, एक व्हाइट कलर का धुआं। वो धुआं क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस टॉपिक को हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में डिस्कस भी करें, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी, अति महत्वपूर्ण नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीपीएससी में 2 से 3 बार आया है। नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल हर एक देश लगातार रिसर्च कर रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक बड़ी सी एक टीवी है, स्क्रीन है, इसको पतली सी और बड़ी सी स्क्रीन बना दिया गया, ढेर सारी डिवाइसेस इसमें लगा दी गई और उनको हम इस तरह से यूज कर रहे हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी का फॉर्म है। नैनो टेक्नोलॉजी यानी 10 टू द पावर -9 मीटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया जो होती है, उनके बारे में हम नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। ये एग्रीकल्चर में है, मेडिकल में है, हेल्थ सेक्टर में है, कंप्यूटर में है, हर एक चीज में नैनो टेक्नोलॉजी है। तो ये अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी को। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है ऐसी बायोलॉजी जिसमें हम जीवों का अध्ययन करें, जो जीव बहुत सूक्ष्म होते हैं, अर्थात उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी। वायरसेस में टाइप्स होते हैं और वायरसेस से फैलने वाले डिजीज होते हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, ये सारी की सारी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन। फिर हम बात करते हैं जैव टेक्नोलॉजी, बायो प्रौद्योगिकी। बायो प्रौद्योगिकी, जैव टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा कि आजकल ऐसे सब्जियां, फल आदि बन रहे हैं जो लंबे समय तक रखे रहते हैं, लेकिन सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते। ये है जैव टेक्नोलॉजी का एक यूज। जैसे कि आपने सुना होगा जीएम क्रॉप, धारा 11 मस्टर्ड, जो धारा है सरसों, ये बनाया गया हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ऐसा सरसों जो देसी सरसों की अपेक्षा 30 गुना ज्यादा तेल हमें देगा। सरसों का जो तेल होता है,
बायोटेक्नोलॉजी में ये तो एक फसल की बात हुई। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं अपने बॉडी से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करते हो तो बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं जेनेटिक चीजों की, जो जीन्स में परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि हमारे डीएनए में पाए जाने वाले जीन्स में जो परिवर्तन होता है उनको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत लाते हैं। इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में Cas9 प्रोटीन आती है। Cas9 प्रोटीन का यूज एक सीजर के रूप में किया है, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो अभी तक सही, जिनसे आदमी सही नहीं हो पाता था, उनको भी सही किया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति पर जो बीमारी है जो सही नहीं की जा सकती है, उस बीमारी को रोकथाम के लिए हम उसके जीन में ही परिवर्तन करें, इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे लिए ऐसा ऐसा माना जाता है कि ये हमारे लिए भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारी भोजन की जरूरतों को पूरा करेगा। लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पैटर्न बदल रहा है, तो हम इसके माध्यम से ऐसे पेड़ों को तैयार कर सकते हैं जो कम पानी के अत्यधिक मात्रा में अनाज दे सकते हैं, कम से कम टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, और किसी भी इंसेक्ट्स या फिर किसी भी कीट पतंगों का उस पर हमला होने के बावजूद उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बीटी कॉटन पढ़ते हैं। बीटी कॉटन यानी कि कॉटन की एक प्रजाति है जिसे बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ एक जीन है जिसे बोलते हैं बैसिलस थ्योरेंजिसिस। बीटी कॉटन का यूज होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में। एक ऐसा बीटी कॉटन जिसमें कॉटन यानी कि कपास में जो एक कीड़ा लगता था, कपास को खा जाता था, जिस वजह से बड़ा नुकसान होता था वहां के लोगों को। तो अब क्या किया गया, अब उसे वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड एक बीज को बनाया गया जिसे बोलते हैं बीटी कॉटन, उसको प्रयोग में लाया गया। जैसे ही वो कीड़े जो बोलते हैं जिसे फ्लाई वॉर्म या बाल वॉर्म, वो कीड़े जैसे ही उस फसल को खाते हैं वो खुद से ही मर जाते हैं और उस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कपास क्या है, वो अच्छी बनी रहती है और किसानों को फायदा होता है। इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार। हमने कोई चीज बनाई, रिसर्च की, हमने कोई चीज बनाई, रिसर्च की, उसके बारे में गवर्नमेंट हमको क्या करता है, उसको यूज के लिए पेटेंट देता है, टाइम पीरियड देता है जिसके तहत हम उसका यूज कर सकते हैं, एक सीमित समय के लिए यूज कर सकते हैं, सीमित समय के बाद उसका प्रयोग में नहीं ला सकते, या फिर उसको कोई दूसरा बिना परमिशन के नहीं यूज कर सकता है। इस तरह के जो भी राइट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। डिजिटल अधिकार, आजकल आप लोग ढेर सारी मूवीज देखते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज देखी जाती है, हर एक देश के डिजिटल राइट्स होते हैं कि आप उस मूवी में कहीं गलत सीन ना हो, किसी धार्मिकता को का विरोध ना किया गया हो, या इस तरह के कोई चीजों को ना दिखाया जा रहा हो जो समाज के लिए गलत है। इस तरह के अधिकारों को हम डिजिटल अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इनको भी पढ़ा जाता है क्योंकि ये अधिकार जो इन पर कानून बनाए जाते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर पर बने हुए कानून, डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल राइट्स पर जो लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा अभी तक का पूरा सिलेबस, जिसमें आप अगर किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या आपको लग रही है वो कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। लक्ष्य आईएएस की तरफ से हाल में ही एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। ये लक्ष्य आईएएस आप सभी को डिजिटल क्लासेस उपलब्ध कराएगा। डिजिटल क्लासेस अर्थात आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही घर बैठे यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, और लक्ष्य आईएएस इसके साथ साथ आप सभी को YouTube के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करेगा। उस पर आपसे आपके व्यू लेगा और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपके फायदेमंद होंगे। तो जब इस तरह के वीडियोस अगर पढ़ें तो आप लक्ष्य आईएएस के प्लेटफॉर्म को यानी कि लक्ष्य आईएएस ऐप को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले और अपने व्यू उस पर या अपने राइटिंग दे और उसे वहां पर पेस्ट कर दे।
उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि कहाँ पर आपको पेस्ट करना है, क्या करना है, किस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है। तो वो क्या होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिससे आपकी आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को या अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको एक चीज बता देता हूं कि ये मैंने यूपीपीएससी मेंस का जो डिस्कशन किया, यूपीपीएससी का मेंस का जो डिस्कशन है, ये फिलहाल यूपीपीएससी मेंस तक है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्कशन किया जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीपीएससी में मेंस में ही आती है। अब जनरल साइंस के लिए क्या है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक आपको फाइल मिलेगी। जनरल साइंस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे होंगे। आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उन उन टॉपिक्स को पढ़ करके भी आप प्रीलिम्स में जनरल साइंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको दुविधा है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव